अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इंतज़ार मेहदी है और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस फंक्शन के हवाले से और इसके अलावा फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन रेंज इसको डिस्कस किया हुआ है उन वीडियोस के अंदर। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो उस गिवन फंक्शन की डोमेन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। How we find domain of the given function? We following these below steps. हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जिनकी मदद से हम फंक्शन की डोमेन आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं कि स्टेप 1 है कि फाइंड ऑल दोज इनपुट वैल्यूज या रियल नंबर इन विच फंक्शन इज अनडिफाइंड। यानी ऐसे तमाम सबसे पहले हमने ऐसे तमाम इनपुट वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक हो गया, जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड आता है। तो ऐसे तमाम वैल्यूज जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, वो हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। नंबर 2, फाइंड ऑल दोज इनपुट वैल्यूज रियल नंबर्स इन विच फंक्शंस बिकेम इमेजिनरी। ठीक हो गया। इसके बाद यानी स्टेप नंबर 2 में हमने वो इनपुट वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके पुट करने से हमारे पास फंक्शन इमेजिनरी वैल्यू दे। ठीक हो गया। हमारे पास फंक्शन क्या दे जी, इमेजिनरी वैल्यू दे। तो ये सेकंड स्टेप है इसका। इसके बाद स्टेप नंबर 3 ये है कि हमने रियल लाइन ड्रा करनी है। ठीक हो गया। रियल लाइन ड्रा करने के बाद जितने भी ये पॉइंट्स, जितने भी ये इनपुट वैल्यूज जो हमने स्टेप 1 स्टेप 2 में फाइंड किए हैं, जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड आता है और इमेजिनरी वैल्यू देता है, वो तमाम के तमाम इनपुट वैल्यूज हम रियल लाइन से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं। तो जो इनको रिमूव करने के बाद, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग रियल लाइन बचती है, वो हमारे पास उस फंक्शन की डोमेन होती है। आपने कुछ नोट्स याद रखने हैं। पहला नोट ये है कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है गिवन अनडिफाइंड कब होता है। ठीक हो गया। अनडिफाइंड कोई भी फंक्शन उसी सूरत में होता है जब उसका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 हो जाए। नंबर 2 पॉइंट के फंक्शन इमेजिनरी वैल्यू कब दे सकता है। कोई भी फंक्शन उसी सूरत में इमेजिनरी वैल्यू दे सकता है जब फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो। ठीक हो गया। और स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन का वेरिएबल मौजूद होता है, यानी उसकी जो वैल्यूज मौजूद होती हैं, वो जो वैल्यूज हैं अगर नेगेटिव हों, ठीक हो गया, तो नेगेटिव वैल्यूज हों, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, इमेजिनरी है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है। फंक्शन अनडिफाइंड आपने बहुत पहले ये पढ़ा होगा कि हम कहते हैं कि अनडिफाइंड नंबर है। अनडिफाइंड से मुराद क्या होता है, अनडिफाइंड से मुराद हम क्या लेते हैं कि इनफाइनाइट। ठीक हो गया। यानी उसकी कोई हद नहीं है, कोई इनफाइनाइट है। ठीक हो गया। हम उसका तयन नहीं कर सकते, हम उसकी कोई मखसूस वैल्यू बता नहीं सकते, ये इसकी मखसूस वैल्यू है। लाइक आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। ठीक है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो कोई भी चीज हम जब डिवाइड करते हैं, यानी 0 को एनीथिंग, कोई भी चीज हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास आंसर क्या आता है जी, इंफिनिटी आता है। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। तो दूसरी चीज, जब स्क्वायर रूट आता है हमारे पास, ठीक हो गया, बिलफर्ज करें स्क्वायर रूट के अंदर x है, स्क्वायर रूट x है, ये इमेजिनरी वैल्यू कब देगा, जब हम x को नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले इमेजिनरी का आपको पता होना चाहिए। मैं इमेजिनरी का आपको बता देता हूं। इमेजिनरी होता क्या है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, ऐसा है। और ये जो नंबर होता है हमारे पास, हम इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। ये इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये हम इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक हो गया। तो सादा लफ्जों में जो बी नंबर गिवन हो और उसके साथ अयोटा आ जाए, इसको अयोटा बोलते हैं।
अगर ये अयोटा आ जाए किसी भी रियल नंबर के साथ, ठीक हो गया, ये ए और बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर में, मैं ये बता लिख देता हूं, वेयर ए एंड बी आर रियल, ठीक हो गया, ए और बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अगर हमारे पास किसी भी रियल नंबर के साथ अयोटा मल्टीप्लाई होकर आ जाए, यानी जिस तरह बी अयोटा है, तो हमारे पास ये क्या होता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, वो नंबर रियल नहीं रहता। लाइक 2 अयोटा, लाइक 3 अयोटा, ठीक हो गया, इसी तरीके से 4 अयोटा, तो ये हमारे पास अब रियल नंबर ही रहे। वैसे 2, 3, 4 क्या है, रियल नंबर है, लेकिन अब इनके साथ अयोटा मल्टीप्लाई होकर आ रहा है तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, ठीक हो गया। तो जब भी ये इमेजिनरी नंबर आता कब है, अयोटा बेसिकली हम लिखते कैसे हैं, हम ये समझते हैं, अयोटा को आप इस तरीके से लिखते हैं ना, अयोटा बेसिकली होता क्या है, स्क्वायर रूट -1, ठीक हो गया, स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -1 को हम अयोटा बोलते हैं। तो अयोटा बेसिकली इसी सूरत में आ सकता है जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ जाए, ठीक हो गया। लाइक ये देखें, -2 का स्क्वायर रूट हम लेते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 और ये अयोटा, ठीक हो गया, समझ आ। इसी तरीके से स्क्वायर रूट -3, इसको हम स्क्वायर रूट 3 अयोटा लिखते हैं, ठीक हो गया। तो जब भी अयोटा आएगा उसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव टर्म्स आएंगी तब ही अयोटा आता है। तो यही 2 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं कि फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब हमारे पास उसका डिनोमिनेटर, ये देखें, ये डिनोमिनेटर हमारे पास 0 आ जाए, ठीक हो गया। जब डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तब फंक्शन अनडिफाइंड होता है, और जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली टर्म्स आ जाएं तब हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इमेजिनरी होता है। हम एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल की मदद से अपने इस डोमेन को हम कैसे फाइंड करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं। एग्जांपल करते हैं हम सबसे पहले। जेम्स स्टीवर्ट की बुक से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स x+4 डिवाइडेड बाय x² -1। अब आप गौर करें इसके ऊपर, स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। फाइंड ऑल दोज इनपुट वैल्यूज रियल नंबर इन विच फंक्शन इज अनडिफाइंड। हमने सबसे पहले वो नंबर्स ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड आता है। तो फंक्शन अनडिफाइंड कब आता है, ये नोट मैंने आपको लिखवाया हुआ है। फंक्शन अनडिफाइंड उसी सूरत में आता है जब हमारे पास फंक्शन का डिनोमिनेटर जब इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से हम डिनोमिनेटर को, ये देखिए, ये फंक्शन का डिनोमिनेटर है, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और इसके हम x की वो वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक हो गया। इससे हम x की वो वैल्यूज निकालेंगे जिनके ऊपर फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड आता है, ठीक हो गया। तो आपने ये चीज मद्देनजर रखनी है। एक और बात भी, बात बच्चे यहाँ से पजल हो जाते हैं, ये जो फंक्शन है अगर इस तरीके से लिखा हो ना, x+4, ये जस्ट ये यहाँ देखिए, इसका डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी कोई वैल्यू ऐसी मौजूद नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए। इसी तरीके से अगर इसके नीचे मैं 2 लिख देता हूँ तब भी कोई वैल्यू ऐसी मौजूद नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए। वजह कि डिनोमिनेटर में आप देखें कांस्टेंट नंबर है, कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ये x² मौजूद है जो कि एक वेरिएबल है, ठीक हो गया। तो तब अगर वेरिएबल मौजूद नहीं है तो हम उसको या वेरिएबल के हम उसको ये तस्वर करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो मौजूद ही नहीं है। आप इस तरीके से इसको समझ लें कि अगर वेरिएबल मौजूद नीचे नहीं है तो हम ये जो स्टेप 1 है हम इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यानी कोई इनपुट वैल्यूज ऐसी मौजूद नहीं है जिनके ऊपर पास फंक्शन अनडिफाइंड आ जाए। तमाम की तमाम रियल नंबर्स के लिए हमारे पास फंक्शन जो होगा, यानी ये वाला जो फंक्शन होगा, तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए
डिफाइन होगा। इसी तरीके से अगर मैं ये डिनोमिनेटर मौजूद ही ना हो किसी फंक्शन का, तो ऐसा फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर मौजूद ना हो या कांस्टेंट डिनोमिनेटर हो, तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन का कोई ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन आए। वो पूरी की पूरी रियल लाइन के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। कैसा फंक्शन, जिसका डिनोमिनेटर मौजूद ना हो या डिनोमिनेटर क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी उसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल वाली टर्म इन्वॉल्व ना हो। लाइक यहाँ देखें एक्स स्क्वायर्ड वेरिएबल वाली टर्म इन्वॉल्व हुई। अच्छा, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब डिनोमिनेटर को आपने इज इक्वल टू 0 पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप 1 है, मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक हो गया। ये स्टेप 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप 9 को उस तरफ ले जाएं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे आपको पता है कि प्लस माइनस आएगा और x की वैल्यू जो है हमारे प्लस प्लस माइनस 3 की फॉर्म में आ जाएगी, यानी x यहाँ पर +3 और -3 की सूरत में आ जाएगी। अब दूसरी तरफ जाते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर आप अगर गौर करें तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसी वैल्यूज, ऐसी इनपुट वैल्यूज जो हम फंक्शन के अंदर पुट करें तो फंक्शन हमारे पास क्या आंसर दे, इमेजिनरी नंबर दे, यानी इमेजिनरी वैल्यूज दे, यानी अयोटा की फॉर्म में आंसर दे। तो इमेजिनरी वैल्यूज कब आ सकती हैं, आप अगर पॉइंट ये वाला पढ़ें, फंक्शन गिव्स इमेजिनरी वैल्यूज इफ वैल्यूज अंडर स्क्वायर रूट इज नेगेटिव, यानी कि जब स्क्वायर रूट होगा तो तब ही हम उसके अंडर जो वैल्यूज हैं उसको हम जो है उसके हिसाब से चेक करेंगे कि वो कहाँ पर नेगेटिव हो रही हैं, तब हम वो चेक करेंगे। जहां स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है, ठीक हो गया, जहां स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है तो फिर हम ये सेकंड स्टेप इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, जिस तरह इसका डिनोमिनेटर ना मौजूद हो या डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो तो तब हम इसका स्टेप 1 हम चेक नहीं करते, तमाम की तमाम वैल्यूज के लिए वो रियल नंबर की वैल्यूज के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा फंक्शन। इसी तरीके से जो हमारे पास स्टेप 2 है, इमेजिनरी वैल्यूज हैं, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक हो गया, या कोई स्क्वायर रूट मौजूद भी है तो उसके अंदर कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक हो गया, कोई वेरिएबल इसके अंदर मौजूद नहीं है। लाइक अगर मैं इस तरीके से कह देता हूं, अब ये देखें x+4, ये देखें इसके अंदर आप गौर करें तो ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल आ रहा है हमारे पास, ये देखें x+4 वेरिएबल अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो इस केस में देखें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा बल्कि एक कांस्टेंट आ रहा है। तो ऐसे स्क्वायर रूट जिसके अंदर जस्ट एक कांस्टेंट आए, ठीक हो गया, और या स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर मौजूद ही ना हो, जैसे ये फंक्शन है जिसके अंदर स्क्वायर रूट मौजूद ही नहीं है, तो ऐसे फंक्शन के लिए तमाम की तमाम रियल लाइन में कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं देगा। हम जितनी पूरी की पूरी रियल लाइन इसके अंदर पुट कर दें, हमारे पास कहीं भी इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी वैल्यू फंक्शन नहीं देगा, ठीक हो गया। किसके लिए, जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जस्ट कांस्टेंट आए, कोई वेरिएबल वाली टर्म ना आए, ठीक है। जब वेरिएबल की टर्म के रूट के अंदर आ जाती है तब हम चेक करते हैं फंक्शन कहाँ पर इमेजिनरी वैल्यूज देता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि कोई इसके रूट नहीं है तो इस वजह से हम सेकंड स्टेप हम इसके अंदर चेक नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो सेकंड स्टेप नॉट चेकिंग, मैं लिख देता हूँ, बात क्लियर होगी। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है, आप रियल लाइन ड्रा करें, ठीक हो गया। मैं यहाँ लाइन ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक हो गया। ये क्या है, हमारे पास एक रियल लाइन है, -∞ से लेकर ये रियल लाइन हमने ड्रा कर दी। अब आप गौर करें कि आपने वो तमाम पॉइंट्स निकालने हैं जो आपने स्टेप 1 या स्टेप 2 में फाइंड किए। हमने पॉइंट स्टेप 1 में जस्ट फाइंड किए हैं, स्टेप 2 में हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट्स मौजूद ही नहीं थे जिनके ऊपर फंक्शन हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू थे, ठीक हो गया। तो हम स्टेप 1 के कौन से पॉइंट्स हैं, +3,
-3। हम यही पॉइंट पुट कर देते हैं। ये देखिए मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरा -3 है और यहाँ पर मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, यानी मार्क कर देता हूँ रियल लाइन के ऊपर। आप बस अंदाजन मार्क कर दें। हमें पता है कि 3 बड़ा होता है -3 से, तो 3 इधर लिख देंगे, और -3 3 से छोटा होता है तो हम इसको इधर लिख देंगे। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी डोमेन लिखनी है। डोमेन के अंदर से आपने -3 और 3 निकालने। कैसे निकालेंगे ये आप देखें, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, एफ से मुराद फंक्शन है। आप कैसे लिखेंगे समझ, -∞ से लेकर -3, ठीक हो गया। -∞ से लेकर, -∞ शामिल नहीं है ना, हमें पता है इन्फिनिटी शामिल नहीं हो सकती, ठीक हो गया। रियल नंबर के अंदर इन्फिनिटी शामिल तो नहीं होती ना, -∞ प्लस इन्फिनिटी। और ये आप देखें -∞, ये आप इंटरवल, ये वाला आप इंटरवल लेंगे, आपने ये वाला इंटरवल लेना है, ये डोमेन का इंटरवल है। आप ये पॉइंट आप निकाल रही हैं -3 और 3, ये पॉइंट आप बेसिकली अपनी पूरी रियल लाइन से निकाल रही हैं। तो ये एक फिर 3 इंटरवल्स बन जाएंगे हमारे पास। एक इंटरवल बनेगा, एक ये इंटरवल बनेगा, ये इंटरवल बनेगा, ठीक हो गया। आपने लिखना कैसे है, -∞ से -3, ये -∞ से -3 यूनियन। ये ब्रैकेट बेसिकली, ये स्मॉल जो ब्रैकेट है ये वाली, क्या शो करती है कि ये -3 इस इंटरवल के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। इस इंटरवल के अंदर -3 मौजूद नहीं। इसी तरीके से दोबारा -3 और 3 यूनियन 3 इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमें इसको डोमेन को लिखना होता है। आप गौर करें, -∞ से -3, ये देखिए 3 इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये जो ये वाला इंटरवल है, देखिए इसके अंदर 3 निकाल कर बनाया हुआ है। ये मैं इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ आपको, ये आप देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर -3 मौजूद नहीं है, ये सारा एरिया ये, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला इंटरवल -3 से 3 के दरमियान, यानी -3 और 3 मौजूद नहीं है। इसी तरीके से उसके बाद ये वाला इंटरवल जिसके अंदर 3 और इन्फिनिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी और -∞ ऑलरेडी मौजूद नहीं है। जैसा हमने -3 और 3 निकालना होता है। तो एक तरीकाकार ये है हमको हमारा डोमेन लिखने का। दूसरा तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हम लास्ट स्टेप करें, स्टेप 3 आपको बता चुका हूँ। दूसरा प्रकार ये है, हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, डोमेन ऑफ एफ, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू रियल नंबर को आपको पता है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर के सेट को, रियल लाइन को, माइनस आपने रियल लाइन से क्या माइनस करना है, वो तमाम पॉइंट्स जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2, क्योंकि स्टेप 2 ऑलरेडी मौजूद ही नहीं है, मतलब वो पॉइंट्स ही मौजूद नहीं है जिनके ऊपर इमेजिनरी वैल्यू है। जब स्टेप 1 है तो वो क्या है, -3 और 3, तो ये माइनस कर देंगे। एक ये तरीकाकार भी है डोमेन लिखने का। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। और इससे जो अगली वीडियो है हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर स्क्वायर रूट की इन्वॉल्वमेंट होगी। हम देखेंगे कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट आता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जेम्स स्टेवर्ट की बुक से क्वेश्चन लिया गया है। हम इससे आगे भी जो एग्जांपल्स करेंगे जेम्स स्टेवर्ट की ही बुक से एग्जांपल्स करेंगे और उसी बुक से ही क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सो मच।